हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारी इस सेशन में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप यूपीएससी सीसेट 2025 या 2026 अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीसेट 2024 का पेपर। ठीक है, और इसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे उनका मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको दूंगा, और ये पार्ट 1 है। तो दो पार्ट में ये आएगा, आज पार्ट 1 है, तो कुछ दिनों के बाद आपको दूसरा पार्ट भी इसका मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि बहुत सारी वीडियो कंटेंट से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। ठीक है, और ख़ास इसलिए है ये वीडियो क्योंकि आपको यहाँ से एक आइडिया लगेगा कि जब आप अगले सीसेट की प्रिपरेशन करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आता है और उनको सोल्व करने के लिए आपकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इसीलिए ये वीडियो खास है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। गुजारिश तो मेरी आपसे ये भी रहेगी कि आप वीडियो को पॉज कर लें एक बार। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करके देखें, जिन लोगों ने पहले अगर पढ़ा हुआ है तो, और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो एक बार ये जरूर चेक करें कि कैसा लेवल है, और उसी हिसाब से अपनी अप्रोच को रखें आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। तो लेट x be a two digit number and y be another two digit number formed by interchanging the digits of x. तो if x plus y is the greatest two digit number, then what is the number of possible values of x? ठीक है भाई, तो x एक टू डिजिट नंबर है, y एक दूसरा टू डिजिट नंबर है, और जब भी आप इंटरचेंज करते हो डिजिट्स को तो x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। ठीक है भाई, तो देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? तो x प्लस वाई जो है इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा? अगर दोनों अलग अलग नंबर हैं तो मैं बोलूं कि अगर x प्लस वाई हम यहाँ पे देख लें कि पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश करिएगा, अगर x एक टू डिजिट का नंबर है, सिंपली एक टू डिजिट का नंबर, जैसे मैंने लिखा ए बी, ये ए बी एक टू डिजिट का नंबर है भाई। तो अगर ए बी एक टू डिजिट का नंबर है तो हमेशा इस नंबर को मैं ऐसे लिखूंगा ना, 10a प्लस बी, क्योंकि ये यूनिट डिजिट होता है और ये 10th प्लेस वाला डिजिट होता है, तो ये मल्टीपल ऑफ 1 होता है, ये मल्टीपल ऑफ 10 होता है। अगर मैं इसी को इंटरचेंज करके बनाऊं तो बी ए बनेगा, तो दैट इज 10b प्लस ए। तो अब अगर इन दोनों का सम देखें हम तो दैट इज निकलेगा 11 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो दैट मीन्स जो नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो वो बड़े से बड़ा नंबर टू डिजिट का क्या होता है? 99। तो 99 अगर 11 का मल्टीपल है, 99 अगर 11 का मल्टीपल है तो a प्लस बी की वैल्यू 9 होगी। और ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा अगर a की वैल्यू 1 है या 8 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 2 है, या ये 8 है, ये 1 है। ठीक है, तो ये इन्हीं केस में पॉसिबल हो सकता है। तो 3 4 5 6 7 8। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल? तो 8 वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। ठीक है, x यहाँ पे ये लिया हमने, ये ए बी, और ये y लिया है। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं x की? तो 8 वैल्यू पॉसिबल है। सिमिलरली अगर y की भी पूछता तो y की भी फिर 8 वैल्यू पॉसिबल हो जाती। ठीक है भाई, तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके हमेशा ट्राई किया करो, ऐसा मत सोचा करो कि हमसे नहीं होगा। तो क्या बुराई क्या है ट्राई करने में? ठीक है, हमेशा जब जब आपने अपने आप को पीछे धकेला है, ठीक है, अपने आप को डिमोटिवेट किया है, आप हमेशा हारे हो। तो हमेशा अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रख के ट्राई करते रहें, हमेशा चीज़ों को हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग: वेट ऑफ 6 बॉयज, वेट ऑफ 7 गर्ल, वेट ऑफ 3 मैन एंड वेट ऑफ 4 वीमेन। ठीक है, if the average weight of the women is 63 kg, then what is the average weight of the boys? तो ये रेशियो का सिंपल सा कंसेप्ट है। वो कह रहा है कि 6 लड़कों का वेट जो है वो 7 लड़कियों के वेट और 3 आदमियों के वेट और 4 महिलाओं के वेट के बराबर है। ठीक है, तो जब भी आपको इनके वेट में रिलेशन बनाना हो, ये बॉयज गर्ल्स मैन और वीमेन है, तो आपको क्या करना है? देखो, ये रेशियो का सिंपल सा रूल है कि जब भी ये बीच में इक्वल का साइन आ जाए ना, तो जिसका पार्ट लेना है उस नंबर को छोड़ दो, बाकी सबके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे बॉयज का पार्ट लेना है तो बॉयज का नंबर मत लो, तो बाकी ये 6 छोड़ दो, बाकी ये 7 3 और 4, तो 7 इंटू 3 इंटू 4। फिर गर्ल्स का पार्ट लेना है तो गर्ल्स वाला नंबर नहीं लेना है, तो बॉयज का 6 है, मैन का 3 है, विमेन का 4 है। मैन का पार्ट लेना है तो मैन का नंबर नहीं लेना है। ठीक है, विमेन लेना है तो विमेन का नंबर नहीं लेना है। 6 इंटू 7 इंटू, और दैट इज कितना भाई? 3।
ठीक है, अब देखो ये अगर किसी से कट रहा है, जैसे ये 3 से सिंपली सारे कट जाएंगे, ये 3 से गया 2, तो उसके बाद क्या किसी से कट रहा है 2 से भी कट जाएंगे। अगर मैं बोलूं तो यहाँ से 2 से गया 3, ये 2 कैंसल, ये 2 से जाएगा 2 और ये 2। तो यहाँ से बॉयज का जो आ गया रेशियो में पार्ट वो आ गया 14, गर्ल्स का आ गया 12, ये आ गया 28 और ये विमेन आ गया 21। अब हमें पता है कि एवरेज वेट ऑफ द बॉयज पूछा है हमसे और विमेन का 63 दिया है, तो विमेन का यहाँ से देखो ना 63 है, तो 21 की वैल्यू 63 है, तो ये इंटू 3 हुआ होगा। तो सेम बॉयज को भी इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो बॉयज का वेट है एवरेज वेट वो कितना होगा 42 kg। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सेम अगर गर्ल्स का निकालना होता तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते और मैन का पूछता तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इजीली ये सोल्व हो जाता। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, जो ये सारे ही क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 के हैं। देखें बहुत अच्छा और डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड पी क्यू बी ओड आर एस बी इवन, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब क्या है कि पी और क्यू जो है वो ओड नंबर है भाई, है ना, और जो आर और एस है वो क्या है आपके, वो इवन नंबर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो कंसेप्ट समझने की जरूरत पड़ेगी। पहला कंसेप्ट तो ये है कि चाहे कोई ओड नंबर हो चाहे कोई इवन नंबर हो, अगर मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन कभी भी इवन नंबर के साथ करता हूं तो वो हमेशा इवन आती है। दूसरा, चाहे कोई ओड नंबर हो और दूसरा भी ओड नंबर हो तो यही प्रोडक्ट हमेशा ओड आएगी, अदरवाइज इवन की तो चाहे ओड से कर लो चाहे इवन से कर लो इवन ही आएगी। ठीक है, एक कंसेप्ट तो आपको ये करना पड़ेगा। अब इसी के बेस पे ये दो स्टेटमेंट तो होगी आपकी। कैसे? अब यहां पे देखो ना कि P प्लस आर इंटू क्यू प्लस एस इज इवन। ठीक है भाई, ये ठीक है। और यहां पे दिया है कि ये Q इंटू एस है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई है बनाते हुए क्वेश्चन। ये प्लस का साइन नहीं था यहाँ, ये प्रोडक्ट का साइन है। आप रियल पेपर में भी चेक करोगे तो वही वाला है, ये मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे P प्लस आर इंटू क्यू इंटू एस है, ये बीच में प्लस का साइन नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये मेरी तरफ से एक टाइपिंग मिस्टेक लगा लीजिए। तो मैं ये बता रहा था आपको कि यहाँ जो s है, s वो इवन है, तो यहाँ s इवन है, तो इवन की तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, इवन की इससे मल्टीप्लाई करेंगे इवन होगा, इवन ये पूरा इवन तो फिर इसके साथ करोगे वो भी इवन होगा, है ना। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये प्लस का नहीं है, प्रोडक्ट का साइन था, q माइनस एस इंटू क्यू इंटू एस, ये s फिर से इवन है, तो s अगर इवन है तो इवन की तो मल्टीप्लाई हो रही है ना किसी के भी साथ, तो वो भी इवन होगा, है ना, तो वो भी इवन होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको दूसरे रूल की जरूरत पड़ेगी। वो दूसरा रूल क्या है कि जब भी हम किसी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करते हैं तो इवन ही आता है, इवन में से इवन माइनस करोगे तब भी इवन आएगा, ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तो भी इवन ही आता है, और ओड नंबर में से ओड नंबर माइनस करोगे तब भी इवन ही आता है। तो आप जब किसी ओड नंबर में इवन नंबर ऐड करते हो तो आपको ओड मिलता है, या आप इवन में से ओड माइनस करते हो तब आपको ओड मिलता है। समझ रहे हो ना, यही रूल है, और इसी रूल पे 2023 में भी क्वेश्चन है, 2024 में भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो Q प्लस आर है भाई, तो Q प्लस आर है, Q क्या है आपका ओड है, और R क्या है इवन है, तो ओड प्लस इवन क्या होगा, ओड होगा भाई, ओड। फिर इंटू P प्लस एस है, P क्या है आपका ओड है, S इवन है, तो ओड प्लस इवन क्या होगा, ओड होगा। तो ओड और ओड की प्रोडक्ट क्या होती है, ओड और ओड की प्रोडक्ट ओड होती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट थी, दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस का साइन मैंने अपनी, क्योंकि हमने चाहा कि हम थोड़ा प्रोफेशनल से वे में आपको ये पढ़ाएं, तो मैंने क्वेश्चन जो है वो टाइप किए थे, तो टाइपिंग एरर है, ये ज्यादा नहीं है, आप रियल पेपर में चेक करोगे तो यही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टू पर्सन्स हैं P एंड Q एंटर इनटू अ बिजनेस, P और Q है किसी बिजनेस में एंटर करते हैं, P पुट्स रुपीज 14,000 मोर देन Q, जो P है वो Q से 14,000 रुपए ज्यादा लगाता है, बट P हैज इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ एंड Q हैज इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ, P शेयर इज 400 मोर देन Q शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,000। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, इन एक रूल होता है सिंपल पार्टनरशिप का रूल ये होता है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम की जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा प्रॉफिट का रेशियो देती है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे दो लोग हैं P और Q,
अब मैं अगर देखूं कि इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो अगर बात करें जो पी है वो 14,000 मोर देन क्यू लगाता है, तो क्यू ने अगर एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया तो पी की इन्वेस्टमेंट एक्स प्लस 14,000 की है। ठीक है भाई। अब जो इनकी टाइमिंग है, उसने बोला कि पी ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 8 मंथ के लिए है और क्यू की इन्वेस्टमेंट 10 मंथ के लिए है। और अब क्या कह रहा है आगे देखो, जो पी का शेयर है वो 400 मोर है क्यू के शेयर से, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000। अगर 2000 का ही टोटल प्रॉफिट है और P माइनस जो Q है दैट इज 400 है, और तो P प्लस Q का टोटल प्रॉफिट 2000 है भाई, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां से जो P की वैल्यू आएगी वो 1200 आएगी। मतलब P का प्रॉफिट में शेयर 1200 है तो Q का 800 है, क्योंकि टोटल 2000 है। तो अगर मैं P और Q के प्रॉफिट में रेशियो देखूं, यहाँ P का प्रॉफिट है 1200 और Q का 800, तो 400 से गया 2, 400 से गया 3। तो यानी कि P की इन्वेस्टमेंट कितनी है, x प्लस 14,000 इंटू पी का टाइम डिवाइड बाय क्यू की इन्वेस्टमेंट इंटू क्यू का टाइम, दैट इज इक्वल टू देयर प्रॉफिट रेशियो, और दैट इज 3:2। ठीक है भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया, या इसको पहले सिंपलीफाई कर लो, 2 से गया 4, 2 से गया 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 2 4 जा 8, 8x प्लस 8 इंटू 14,000 तो 1,12,000, और दैट इज 3 इंटू 5 15x। ठीक है। तो ये उधर जाके माइनस होगा तो 7x की वैल्यू बचेगी 112,000। तो जो x की वैल्यू होगी दैट इज 112,000 बाई 7। तो ये गया किससे, 7 बन जा तो 16,000 से गया। ठीक है। तो ये जो है आपकी यहाँ पे व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय, हमसे जो पूछा गया है वो कंट्रीब्यूटेड बाय पी पूछा गया है। तो हमारे पास तो एक्स की वैल्यू आई है कितनी, 16,000। तो फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ पी क्या होगी, एक्स प्लस 14,000। ठीक है। तो 16,000 प्लस 14,000, तो जो ये इन्वेस्टमेंट है दैट इज 30,000। ठीक है। तो ये 30,000 रुपये लगाएगा और वो 16,000 रुपये लगाएगा। उल्टा भी चेक कर सकते हो, किसने 30,000 लगाए तो ये 30,000 हो गया, इसने कितना लगाया 16,000। अब इसने लगाया 8 महीने के लिए, इसने लगाया 10 महीने के लिए, दोनों का प्रॉफिट 3:2 में आ रहा है। अब देखो ये 30 से 30 कट गया भाई, ये 10 से कट गया 3, ये 8 से कट गया 2 आ रहा है। मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप चाहते इसको तो आप उल्टा भी, मतलब ये इतनी सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आप बाय ऑप्शन भी उठा के चेक कर सकते थे। ठीक है। बट वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता कि ऑप्शन से उठा के बार बार 4 ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं आपको, बट ये तरीका सीधा सा है, इसको आप यूज करिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पीज सैलरी इज 20% लोअर देन क्यूज सैलरी, जो पी की सैलरी है वो 20% लोअर है क्यू से। तो अब मैं बोलूं कि ये पी है और ये क्यू है। ठीक है। अगर क्यू की सैलरी 100 है तो पी की सैलरी कितनी होगी, 80, ऐसा ही तो बोला गया है। अब वो कह रहा है कि विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी, जो क्यू की सैलरी है वो आर की सैलरी से 20% लोअर है। तो अगर आर 100 पे है तो क्यू 80 पे होगा भाई। ठीक है। आर 100 पे है तो क्यू 80 पे होगा। तो वो अब पूछ रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी, तो आर की सैलरी पी से कितनी ज्यादा है। ऐसे सवालों में थोड़ा बचा करो, किस चीज से, छोटी छोटी गलतियों से। कैसे, अब पहले यहाँ पे रेशियो बनाओ ना, ये 20 से गया 4 5, ये 20 से गया 4 5, क्योंकि क्यू दोनों केस में सेम नहीं है और क्वेश्चन में तो सेम है क्यू, तो आप इसको सेम बनाइए। तो ये पी क्यू आर है, पी अगर 4 है तो क्यू 5 है, यहाँ क्यू 5 है तो आर जो है वो आपका 5 है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो बराबर वाली डिजिट आती है हमेशा 5, जैसे यहाँ पे जो नंबर आएगा ये बराबर वाली डिजिट 4। तो अब ये इनका कंबाइंड रेशियो बन गया, जब मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये रेशियो का, फॉर्मेशन ऑफ रेशियो का छोटा सा रूल है जब भी आपको कंबाइंड रेशियो बनाना हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बाय हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन पी की सैलरी, तो आर की सैलरी पी की सैलरी से कितनी ज्यादा है, तो ये 9 ज्यादा है, लेकिन पूछा किससे है, पी से। तो 9/16 इंटू 100, तो ये 4 से गया 25, ये 4 से गया 4, तो 225 डिवाइड बाय 4 करोगे तो इट्स 56.25% आ जाएगा, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे करके आप इजीली सोल्व कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, और परसेंटेज से काफी क्वेश्चन इस बार के पेपर में पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन आई थिंक पूछे गए हैं। तो इजी है पर बना सकते हो, और बहुत मजेदार सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत डिटेल्ड वे में समझाऊं यहाँ।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। अब मान लीजिए वो नंबर x है, तो बाय मिस्टेक आपने क्या कर दिया, इसको x बाय 4 कर दिया, जबकि आपको करना था 4 से मल्टीप्लाई। तो आप ये देखिए ना एरर कितना है, तो एरर देखो ना, x बाय 4 का मतलब तो ये 0.25x हुआ, है ना। तो एरर कितने का हुआ, आना चाहिए था ये, आया ये, तो एरर कितने का हुआ, -0.25x, तो एरर हुआ 3.75x का। ठीक है, तो इतने का एरर हुआ है किस पे, 4x पे, तो 3.75x इज व्हाट परसेंट ऑफ 4x इंटू 100। तो यहाँ पे आप x से x सिंपली ये कर देंगे। अब ये 100 जो है ये कट जाएगा, यहाँ पे 0.25 0.75 है ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, ये कैंसिल, तो ये बच गया सिर्फ 375/4, दैट इज 4 9 जा 36, 4 3 जा 93.75। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, तो आप ऐसे इसे सोल्व कर लोगे। क्लियर है सबको, तो इजी क्वेश्चन था। अगेन फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। किसी एग्जाम के अंदर 80% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पास है, तो इंग्लिश में जो पास लोग हैं दैट इज 80%। ठीक है, 70% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी। हिंदी में जो पास लोग हैं वो 70% है, और 15% फेल्ड इन बोथ। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो पास का दिया गया है, और यहाँ पे जो बताया गया है कि जो दोनों में फेल कैंडिडेट हैं बोथ एग्जाम्स के अंदर, वो 15% है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल है। आप यहाँ पे सिंपली समझिए, अगर 80% लोग पास हैं इंग्लिश में, तो 20% फेल होंगे, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है। अगर हिंदी में 30% पास हैं तो 30%, सॉरी 70% पास है तो 30% फेल होंगे। अब हमारा ये डायग्राम है फेल का, मैंने यहाँ पे बताया कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है और ये हिंदी सब्जेक्ट है, ये कॉमन एरिया है दोनों का, तो 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, और जो हिंदी में फेल है वो 20% है। तो भैया अगर हिंदी में 20% फेल है, बट इस 20 में से 15 ऐसे हैं ना जो इंग्लिश में भी फेल है। ठीक है, तो जो ओनली हिंदी में फेल होंगे दैट वाज ओनली 5% people, that were only 5% people. Now सॉरी, हिंदी में तो 20, इंग्लिश का था सॉरी, ये तो इंग्लिश ले लेते हैं इधर, कोई इश्यू नहीं है, तो इसको हिंदी बना देते हैं। ये 20% जो है ये इंग्लिश में फेल हैं। ठीक है, तो ओनली इंग्लिश में जो कितने फेल हुए, 5%। अब जो हिंदी में फेल हैं वो 30% है, तो 30% में से 15% ऐसे हैं ना जो इंग्लिश में भी फेल हैं, तो जो ओनली हिंदी में फेल होंगे वो 15% ही बचे। ठीक है भाई, तो जो ओनली इंग्लिश में फेल है वो 5% है, और जो सिर्फ हिंदी में फेल है वो 15% है, तो टोटल 20% पीपल ही ऐसे हैं जो किसी ना किसी हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन था, एजीज का, आराम से बना सकते थे। कैसे देखो, अ फादर सेड टू हिज सन, एक पिता ने अपने बेटे को कहा कि एन ईयर्स बैक आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। ठीक है, कि मान लीजिए ये फादर है और ये सन है। ठीक है भाई, ये फादर है और इनकी प्रेजेंट एज एक्स है और इनकी प्रेजेंट एज वाई है। तो कहा कि एन ईयर बैक, ठीक है, आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। तो यानी कि अगर एन ईयर बैक चले जाएं तो फादर की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है, तो एक्स माइनस एन, तो एक्स माइनस एन दैट इज इक्वल टू वाई। ये कह रहा है वो, आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, तो प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज वाई, तो दैट इज दिस। आगे कह रहा है कि माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स यूर एज एन ईयर्स बैक। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ यूर एज एन ईयर बैक। तो एन ईयर बैक सन कितने का होगा, वाई माइनस एन का, तो दैट इज 4 इंटू वाई माइनस एन। अब वो कह रहा है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 130, जो दोनों की प्रेजेंट एज का सम है दैट इज 130 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज, तो उनकी एज का जो डिफरेंस है वो कितना है। अब यहां से ये कैसे बनेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको किसी एक उसमें कन्वर्ट करके इजीली बना सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से n को इधर भेज देता हूँ, अगर इससे n को उधर भेज दिया तो x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू n होगा, और n की ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर देते हो तो दैट इज इक्वल टू x इंटू 4 इंटू वाई, माइनस एन है तो माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये बचेगा x इज इक्वल टू वाई वाई
2y और 4 8y माइनस का 4x। तो आप बोल सकते हो कि ये उधर जाके ऐड होगा 5x माइनस 8y दैट इज इक्वल टू 0, और इधर है x प्लस वाई दैट इज 130, है ना। कैलकुलेशन सही किया हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर y माइनस एन है तो माइनस का x प्लस का y, ठीक ही है। y 2y 8y देख लेंगे आगे अगर गड़बड़ होगी तो। अब देखो क्या करेंगे, सोल्व करने का तरीका क्या है। अब आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, है ना। यही होगा, और तो कोई तरीका नहीं है, या दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अगर मैं ये 5x माइनस 8y दैट इज इक्वल टू 0 है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये इतना बनेगा, ठीक है। अब अगर दोनों का सम कर दे, इसमें से इसको माइनस कर दें, सॉरी, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये माइनस का 13y दैट इज माइनस 130, ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आएगी 10, और अगर y 10 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 120, ठीक है भाई। तो ये तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, ये तो हमारा कहीं मैच ही नहीं किया है, ठीक है। कहीं गड़बड़ किया है हमने क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ए फादर सेड टू हिज सन एन ईयर बैक, ठीक है, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, तो x माइनस एन दैट इज इक्वल टू वाई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि माई प्रेजेंट एज इज, तो फादर की प्रेजेंट एज x इज फोर टाइम्स यूर एज एन ईयर बैक, तो ये 4 इंटू वाई माइनस एन, इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ x प्लस वाई इज 130, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज। कहीं कैलकुलेशन वाला एरर ही होगा, देख लेते हैं। तो ये y उधर जाएगा, n उधर आएगा, तो n की वैल्यू आ गई x माइनस वाई, x इज इक्वल टू दिस है, तो x इज इक्वल टू 4 y माइनस एक्स और प्लस का y, ठीक है। तो ये बन गया x, और ये 8y माइनस का 4x, तो ये x उधर जाके माइनस होगा तो 5x माइनस का 8y दैट इज इक्वल टू 0। तो गड़बड़ तो कहीं भी नहीं किया हमने। अच्छा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं किया चलो, लास्ट में उधर वाले नंबर को, इस 130 को तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं ना, तो 130 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 130 को मल्टीप्लाई नहीं किया 5 से, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 130 भी तो होगा ना, तो ये 650 होगा, तो ये 650 होगा। तो ये 13 से गया तो y की वैल्यू 50 आएगी, तो अगर y की वैल्यू 50 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी 80, क्योंकि दोनों का सम 130 है। तो यानी इसकी एज है 50 ईयर और इसकी एज है 80 ईयर, तो दोनों की एज में जो डिफरेंस है दैट इज 30 ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी, बना सकते हो इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट यूनिट है। आप सिंपली गूगल पे भी डाल के चेक करोगे तो हो जाएगा, कई बार नहीं भी ध्यान रहती है, मैंने तो वहीं से डाल के चेक करी थी भाई। तो 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg, ये भी बिल्कुल सही है। और 1 जो हेक्टेयर होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये छोटी छोटी यूनिट पूछ लेता है यार, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसे ध्यान था कि 1 मीट्रिक जो होता है वो 10 क्विंटल के बराबर होता है, हमारे यहाँ तो देसी चलता है, ठीक है। और 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, तो 1000 किलो इज इक्वल टू 1 मीट्रिक टन, ठीक है। और ये मुझे पता था, ठीक है, तो बड़े आराम से ये सोल्व हो गया इजीली। और ये 1 हेक्टेयर 10,000 होता है, तो दैट इज वाई यहाँ सारी की सारी जो यूनिट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली दी गई है, ठीक है। आमतौर पे ऐसा ध्यान नहीं होता है, छोटी मोटी चीजें भूल जाते हैं, पर प्रेजेंस ऑफ माइंड यूपीएससी यही चीजें चेक करता है आपकी, तो पता हो। चलो नेक्स्ट देखो, 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इस टाइप के सवाल बड़े पूछे गए इस बार पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लग रहा है वो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, ठीक है। किस डिजिट का कंसेप्ट लग रहा है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट कैसे, देखो ना तो इसको सोल्व करना पॉसिबल है ना इसको सोल्व करना पॉसिबल है, कैसे सोल्व करोगे भाई, सोल्व करना बहुत मुश्किल है। तो अगर सोल्व करना मुश्किल है तो फिर आपको यही चेक करना है कि इनका यूनिट डिजिट देखो क्या आएगा, क्योंकि कैसे पता करें ये 3 से 37 से 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हमने यूनिट डिजिट निकाला। अब यूनिट डिजिट का रूल है कि अगर ये बेस जो है, बेस का यूनिट डिजिट, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो अगर ये बेस का यूनिट डिजिट 0156 हो और आपका जो पावर है वो चाहे कुछ भी हो, पावर एनी कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। 1 की पावर जितने मर्जी ले लो, 5 की ले लो, 6 की ले लो, 0 की ले लो, सेम ही रहता है हमेशा। लेकिन अगर ये 2 है, 3 है, 4 है, 7 8 9 है, इनमें से कोई भी डिजिट है, तो फिर आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है।
ठीक है। अब जैसे यहां पावर और 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो। अब मैं 33 को अगर 4 से डिवाइड करूं, 4 8 जा 32, तो 1, तो मतलब आपको 2 की पावर 1 लेनी है, जितना रिमाइंडर आएगा उतनी पावर लेनी है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो फिर पावर 4 लेनी है। अब जैसे यहाँ 3 है तो 3 की पावर कितनी लें, आप 22 को 4 से डिवाइड करो। तो मैंने 22 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 2, तो यहाँ 3 की पावर 2 लेंगे। अब 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 2 9, तब दोनों का सम किया 11, तो लास्ट डिजिट जो होगी इसको सोल्व करके वो 1 आएगी। अब भैया एक बात बताओ, कोई भी नंबर है अगर उसकी लास्ट डिजिट 1 है तो क्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा भाई, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ही यही है। अरे भाई तुक्का मार दिया करो पेपर में, कम से कम आप ये देख लिया करो कि ये तो सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, बट इतना पता है कि कैसे चेक करूंगा इसको। और 4 ऑप्शन में एक जैसा 2 यहां भी डिवाइड कर रहा है, यहां भी, लेकिन 2 यहां डिवाइड नहीं कर रहा, वो मैं कह रहा हूं। लेकिन मैंने लॉजिक बताया आपको कि ऐसा क्यों है, क्योंकि लास्ट में 1 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इस ऑप्शन में भी दिया है 2 से, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, तो मुझे तो पता चल गया ना कि ये और ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन 3 ऑप्शन में तो यही दिया है कि 2 से डिवाइड होगा। तो ये एलिमिनेट होके मेरे पास ये बचा बस, तो होता ही होगा। अब हमने, आप बोलोगे सर 3 से तो चेक नहीं किया, 37 से तो चेक नहीं किया, भाई मेरा दिमाग खराब थोड़ा है। ठीक है। अब वो कुछ भी बोल देगा तो मैं क्या, उसने बोल दिया कि एक ऐसी जगह है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये वो जाके चेक करके आऊं क्या? ठीक है, स्मार्ट अप्रोच इसी को कहते हैं। आपका आंसर आ गया, आप आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद हनी सो एज टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। ठीक है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी चीज सोचना, ठीक है, कि 20% गेन चाहिए आपको। ठीक है, तो कितना मिक्स करेगा, तो 20% ही मिक्स कर दो भाई, है ना। क्योंकि जो आप 1% जितना पानी मिक्स करोगे वही तो आपका प्रॉफिट है सारा का सारा। ठीक है भाई, जितना भी पानी मिक्स करोगे वही आपका प्रॉफिट है सारा का सारा। तो कितना मिला रहे हो आप? अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 20 मिला दो, बात खत्म। इसमें तो कोई लेना देने वाली बात ही नहीं थी ज्यादा। ठीक है। अब मैं कहूं कि 100 लीटर हनी है और 100 रुपए का है, ठीक है भाई, तो 100 रुपए का 100 लीटर है, तो 1 लीटर 1 रुपए का बेच रहे हैं हम। बोलो हाँ कि ना। अब 20% का प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो मुझे उसको 120 रुपए का बेचना है, तो उसमें फिर 20 लीटर मिला दूंगा। जब 20 लीटर मिलेगा 100 का, तो 20% ही होगा ना। तो कितने परसेंट मिक्स करें? 20%। ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट परसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 30 की पावर 30? अब देखो भाई, ये 30 की पावर है 30, वो कह रहा है कि जब आप इसे सोल्व करोगे ना, ऐसे 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 और ये कितने टाइम लिखोगे आप? 30 टाइम्स। ठीक है, यही तो लिखोगे आप। तो वो कह रहा है कि लास्ट में तो जीरो जीरो आएंगी, लेकिन जीरो के बाद इधर से जीरो जीरो आती चलेंगी, जीरो जीरो आएंगी आएंगी, कहीं जाके तो कोई डिजिट आएगी, तो वो पहली डिजिट क्या आएगी ये बताओ। ठीक है। अब यहां पे फिर से यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगेगा। कैसे? अब मैं इस 30 को क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 10, तो हर एक 30 को मैं 3 इंटू 10 लिख सकता हूं। हर एक 30 को 3 इंटू 10, हर एक 30 को लिखा 3 इंटू 10, तो मेरे पास क्या बच गया? 3 की पावर 30, ये जो 3 आएगा ये 30 टाइम्स आएगा, और जो 10 आएंगे वो भी 30 टाइम्स आएंगे। तो भैया इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना हमें। क्यों? क्योंकि 10 की तो जितने मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो भाई, जीरो ही आना है हमें। बोलो हाँ कि ना, जीरो ही आएगा ना। तो अगर मुझे यहां से पता चल जाए कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, वही राइट मोस्ट डिजिट होगी। तो अब यहां से यूनिट डिजिट चेक करने का तरीका, ये 3 है तो पावर 30 है, तो 30 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। अभी बताया था आपको। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं पता है ना? साइक्लिसिटी रूल होता है। अब जैसे 2 की पावर 1 है, 2 है, 2 की पावर 2 कितना है? 4, 2 की पावर 3 कितना है? 8, 2 की पावर 4 कितना है? 16, 2 की पावर 5 कितना? 32, 2 की पावर 6 कितना? 64। आपने देखा है 4 के बाद देखो यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो गई है ना। तो यही रूल है। तो ये 4 7 जा 28, कितना बचा? 2। तो आप 3 की पावर 2 लोगे, 3 की पावर 2 होता है 9। तो जीरोस के बाद जो डिजिट आएगी पहली वो 9 आएगी, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। कितना शानदार सा सवाल, लेकिन यूनिट डिजिट पे बेस्ड, और आराम से आप इसे सोल्व कर सकते थे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट।
अब ये HCF LCM के कुछ क्वेश्चन थे। अब देखो क्या कह रहा है, 421 एंड 427 व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर लीव द सेम रिमाइंडर 1, तो हाउ मेनी नंबर कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1। तो ऐसे कितने नंबर हैं जिनसे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब हमेशा क्या करो, देखो अब 421 और 427 है, इनसे रिमाइंडर 1 आता है, पहले इनमें से रिमाइंडर 1 निकाल दो, तो यहां बचा 426, यहां बचा 420। अब वो नंबर ढूंढो जो इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, उसके लिए HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालता है बड़ा नंबर अंदर जाएगा, छोटा नंबर बाहर रहेगा। तो ये 1 से गया 420, तो जो रिमाइंडर बचा अब वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। फिर ये 70 से गया, कंप्लीटली काट दिया, ठीक है। तो आंसर यहां पे 6 होता। कब, जब वो ये ना पूछता हाउ मेनी नंबर कैन बी यूज्ड, अगर वो ये बोलता ना वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए, तब तो आंसर आपका 6 ही होता। लेकिन उसने बोला कि कितने नंबर यूज हो सकते हैं, तो ऐसे कितने नंबर है, तो आप इसके फैक्टर निकाल दो हमेशा। तो 6 किस किस से डिवाइड होता है, 6 से होता है, 3 से होता है, 2 से होता है और 1 से। 1 ले नहीं सकते क्योंकि 1 तो रिमाइंडर ही चाहिए हमें। तो ये 3 नंबर आ गए हमारे पास। अगर इन तीनों नंबर से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करोगे तो हर बार रिमाइंडर 1 आएगा। तो हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, तो नंबर्स आर पॉसिबल 3। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। ए कंटेनर है, एक्स कंटेन्स 399 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है भाई, पेट्रोल है, कितना पेट्रोल है एक कंटेनर के अंदर, 399। एंड ए कंटेनर वाई कंटेन्स 532 लीटर डीजल। ठीक है, तो दे आर टू बी बोटल्ड इन बोटल ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, सो दैट द होल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वुड बी सेपरेटली बोटल। अब ये इतने यहाँ कुछ टाइप की बोतल रखी है, ठीक है, कुछ साइज की बोतल है, पता नहीं किस साइज की है, उनके अंदर ये डाल रहा है पेट्रोल और डीजल। तो पूरा का पूरा फिल हो गया, मतलब कुछ भी बचा नहीं। ऐसा नहीं है कि 10 बोतल भर के थोड़ा सा बच गया इस बोतल में डाल दो, नहीं, कंप्लीटली फिल हो रही है बोतल। ठीक है भाई, तो पूछ रहा है कि द बोतल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब मैं वही बात कह रहा हूं कि वो डेसिमल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बोतल आधी भरी रहेगी या ये, नहीं, पूरी कंप्लीट भरी हुई है। तो हाउ मेनी डिफरेंट बोतल साइज आर पॉसिबल, ये यूपीएससी की खूबसूरती है, पता है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हाउ मेनी डिफरेंट बोतल साइज आर पॉसिबल। उसने ये नहीं पूछा कि बड़े से बड़ा साइज बताओ। अगर बड़े से बड़ा साइज बताना होता तो सीधा HCF ले लेते। अब क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन वाला तरीका है, पहले क्या करो, दोनों का HCF लो भाई। तो 532 अंदर जाएगा, 399 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से गया, कितना बचा, 133। फिर ये अंदर गया तो ये 3 से गया भाई, तो ये कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब आपको देखना है कि अगर आपसे ये पूछता कि बड़े से बड़ा साइज बताओ तब तो 133 होता, अदरवाइज अब आपको इसके फैक्टर बताने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर क्या है, 1 लीटर, एक तो 1 पॉसिबल है यहाँ, क्योंकि 1 लीटर की भर दी पूरी भर जाएंगी भाई, तो 1 भी एक इंटीजर है। उसके बाद क्या, ये किससे डिवाइड होता है, उसके बाद ये 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, ठीक है, किससे डिवाइड होता है, 7 से। फिर ये 19 से डिवाइड होता है और 133 से। तो कितने साइज पॉसिबल हैं, 4 साइज पॉसिबल है। ठीक है, और कोई भी साइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है भाई सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम s is equal to x plus y plus z where x y z are distinct prime number each less than 10। भाई कह रहा है कि जो नंबर है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर और लेस देन 10 है, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम, तो 10 तक के प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, यही है। जो s आएगा इनमें से कोई 3 वैल्यू उठा करके आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो भी सम आएगा तो उनका यूनिट डिजिट जो है वो 0 होगा या 9 होगा या 5 होगा, यही बात कह रहा है। अब देखो यहां पे अगर वो नंबर पूछता तब तो बहुत सारे केस बनते भाई, फिर तो नंबर तो 235 भी बन गया, 325 भी बन गया, 532 भी। लेकिन अब सम पूछा है तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 235 भी 10 होता है, 3 + 2 + 5 करोगे तब भी 10 आएगा, तो 5 + 3 + 2 करोगे तब भी 10 आएगा, तो यूनिट डिजिट 0 तो आएगा। तो 0 तो आ रहा है, समझ रहे हो ना, 0 तो आ रहा है भाई।
ठीक है, तो यहां पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है इतनी, आप सिर्फ एक एक पॉसिबिलिटी चेक कर लो, या तो 2 3 5 लेके आएगा, या 3 5 7 लेके आएगा, ठीक है, या फिर 5 7 2 का पेयर बन सकता है, या फिर 2 5 7 का पेयर बन सकता है, ठीक है भाई, और कोई पेयर बनेगा क्या, ठीक है, 2 3 3 2 3 7 का पेयर बन सकता है एक, ठीक है, और किसी का पेयर बनेगा क्या, देखो कुछ बनता हो, 2 5 7 आ गया, एक बार 2 की पोजीशन फिक्स कर लो ना, 3 5 फिर 5 7, यही हो सकता है, या 3 7, फिर 3 की पोजीशन 3 5 7, फिर 3 की पोजीशन और क्या हो सकती है, 3 के साथ क्या पेयर बनेगा, 3 के साथ 2 7 का पेयर बन गया, ठीक है, तो 3 के साथ एक पेयर और बन सकता है क्या कोई, 3 के साथ 2 5 का पेयर बना है कहीं, ये बना है, तो 3 3 3, 4 बार आना चाहिए 3, लेकिन 3 बार आया है, ठीक है, जैसे 2 आपका यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 7 4 टाइम आया है, तो 3 4 बार क्यों नहीं आया हमारा, ठीक है, तो 3 का कोई तो पेयर बनेगा, कौन सा पेयर छूट गया, अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 2 3 7 और 2 3 5 ये बन गया, और 3 5 7 बन गया, तो 3 2 7 बना है, 3 5 7 बना है, तो 3 2 7 बना है, तो यही बनेंगे भाई, बस ये चेक कर लो इन्हीं से, तो 2 + 3 + 5 10 हो गया, 3 + 5 8 + 7 15 हो गया, 5 + 7 12 + 2 14, और ये भी 14, ये तो जरूरत ही नहीं थी, बनेगा ही नहीं, 2 5 7 5 2 7 एक ही है, जरूरत नहीं है, 2 3 7, तो ये 12 बन गया, तो लास्ट में 0 आ रहा है 5 आ रहा है, किसी में भी 9 नहीं आ रहा ये, तो ये नहीं आएगा, यूनिट डिजिट 0 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, तो दैट इज वाई जो आंसर था ना यहाँ, वो ऑप्शन नंबर सी था, कि 1 और 3 जो है वो करेक्ट है, बाकी करेक्ट, सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इन द एक्सप्रेशन 5 × 4 × 3 मतलब स्टार है कह लो, इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, एक को आप ज्यादा से ज्यादा 2 बार यूज कर सकते हो, ठीक है, एक साइन को आप ज्यादा से ज्यादा 2 बार यूज कर सकते हो, तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी आपको ये बताना है, ठीक है भाई, तो आप बताओ फिर वो क्या हो सकती है, जो ये साइन है इज चूजन फ्रॉम दिस, तो एक बार यूज कर सकते हो, तो 5 स्टार 4 स्टार 3 और स्टार 2 स्टार 1, तो मैं चाहूंगा कि ये बहुत सिंपल सवाल है, ये बहुत सिंपल सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको इन साइन में एक साइन को आप 2 बार यूज कर सकते हो, तो बताओ इनमें से नॉन नेगेटिव वैल्यू बोला है सबसे छोटी, मैं आपको आंसर बता रहा हूं, लेकिन आप कमेंट करके बताओगे कि वो साइन कौन से हैं जो हम यूज करें यहां, मतलब साइन बताना है आपको, आंसर तो मैं बता रहा हूं कि 0 आएगा वो, लेकिन यहां पे ये बताओ कि साइन की सीक्वेंस की, जैसे पहले प्लस आ गया, ठीक है, फिर डिवाइड आ गया, या सॉरी डिवाइड तो है ही नहीं, माइनस आ गया, ठीक है, इस तरीके से कि ये 0 कैसे बनेगा, तो ये साइन आपको यहाँ पिट करने हैं और कमेंट करके बताना है कि साइन क्या आएगा, मुश्किल सवाल नहीं दे रहा हूं, मैं आपको आसान सवाल दे रहा हूं, लेकिन आपकी भी भागीदारी जरूरी है यहाँ पे, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कैसा लगेगा यार, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर इजी है, आप बताएंगे, मैंने मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया, जानबूझ के इजी दिया है भाई, और आंसर भी बता दिया है कि इससे ये साइन पुट करके 0 बनेगा, लेकिन कौन से साइन की क्या सीक्वेंस होगी आप कमेंट करोगे, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain number of man can complete a piece of work in 6k days where k is a natural number, ठीक है, अब मान लीजिए वो सर्टेन मैन कुछ भी है वो मैन, ठीक है भाई, वो 6k डेज में कंप्लीट करते हैं, तो बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज्ड सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5k डेज, ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है 5k डेज में वर्क को कंप्लीट करना है, ठीक है भाई, अब वो कुछ भी नंबर ऑफ मैन है, अब आप एक बताओ कि ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन, मान लीजिए एक्स है, वो 6k डेज में करता है, ठीक है, तो ये चीज इक्वल होगी 5k इंटू जो भी वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है वहां पे, ये दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है, तो कितना इंक्रीज करोगे, आप सिंपली देखो ना कि आपको 5 से 6 पे जाना है क्या, सिंपली अगर आपको 5 से किस पे जाना है 6 पे जाना है, मैं कहूं कि 20% इनके, मान लीजिए पहले 100 लोग थे, तो 100 इंटू 6k, अब वो 5k में, ठीक है, तो ये 6k है ना यहाँ,
तो ये आप ये के से के कैंसिल कर दो, तो 600 कैसे आ रहा है, जब 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 120 से, तो पहले जो 100 थे वो 120 हो गए, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 20%। बहुत सिंपल है भाई। ठीक है कि आपको 5 से 6 पे जाना है, तो 5 से 6 पे जाओगे तो 1 इंक्रीज होगा, तो 1/5 इंटू 100, तो कितने परसेंट इंक्रीज करेंगे 20%, गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर्स 8 आवर्स एंड 8 आवर्स। एक्स जो है वो उस काम को करता है 6 घंटे में, वाई जो है वो 8 घंटे में करता है, और जो जेड है ना वो भी 8 घंटे में करता है। ठीक है, हाउएवर ओनली वन पर्सन एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नबडी कैन वर्क फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव आवर। 1 घंटे में एक ही आदमी काम करेगा। ठीक है, तो ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क, तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम बताना है आपको। अब देखो मान लीजिए जो टोटल वर्क है वो 24 यूनिट है भाई, इसकी एफिशिएंसी 4 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 3 होगी, बोलो हाँ कि ना। अब 1 घंटे में ये आदमी, अब अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेना है तो पहले घंटे में ये आदमी काम करेगा एक्स, ये 4 यूनिट कर देगा, अगले घंटे में इनमें से कोई भी कर ले 3 करेगा, फिर तीसरे घंटे में फिर यही करेगा ना, क्योंकि आपको तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेना है। ठीक है भाई, तो अगले चौथे घंटे में फिर इनमें से कोई आएगा, ठीक है, वो 3 यूनिट करेगा। ऑल आर इंगेज्ड बोला है, तो इनमें से यहां वाई को इंगेज कर दो ना, यहाँ जेड को इंगेज कर दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। उसने ये थोड़ा बोला कि ऑल्टरनेटली, ये आदमी ऑल्टरनेटली करेगा और ये इसके बाद ऑल्टरनेटली करे, एक साथ करे, कोई फर्क नहीं है। तभी मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम बोला है उसने, इसलिए इसको ऑल्टरनेटली करवाना जरूरी है। तो 7 यूनिट वर्क होगा हर 2 घंटे में। ठीक है, तो 24 करवाना है तो इंटू 3 कर दो, तो जो हमारा 21 यूनिट वर्क है वो तो हो जाएगा 6 घंटे में। अब कितना बचा 3 यूनिट, अब नंबर इसी आदमी का है दोबारा से, तो ये 3/4 आवर लेगा, इंटू 60 करोगे तो मतलब 45 मिनट, तो टोटल यानी 6 आवर्स 45 मिनट लगेंगे मिनिमम उस काम को खत्म होने में। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हेयर। क्लियर है, बात समझ पाए। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व करना था। तो बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन ये यूपीएससी का लहजा है कि वो हमेशा कंसेप्चुअल अप्रोच पे क्वेश्चन पूछता है। अब कोई रट के गया तो वो तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर कोई कंसेप्चुअली समझ के गया है और अच्छे लेवल का कंटेंट प्रैक्टिस करके गया है तो वो बना लेगा भाई। ठीक है, चलो, तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा अभी। आज के पार्ट में 18 क्वेश्चन है, बाकी बचे हुए नेक्स्ट पार्ट में होंगे। और अगर आप इसी टाइप के शानदार कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो हमने हमारा यूपीएससी सीसेट का जो मास्टर कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। इसमें हम आपको 100 घंटे पढ़ाएंगे, जितने कंसेप्ट हैं वो सारे कवर करते हैं हम कंसेप्ट क्लासेज के थ्रू। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर्ड होता है। टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं, और लेटेस्ट लेवल के मिलेंगे आपको, जो यूपीएससी का पैटर्न है भाई, बिल्कुल। ठीक है, वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं, लाइव रिवीजन क्लासेज हैं, पेपर से पहले रिवीजन भी करवाएंगे, ये सारी रिकॉर्डेड होगी, ये रिवीजन करवाएंगे। ये इस बैच की फैकल्टी है। मैथ मैंने पढ़ाया है, नरवीर सर ने इंग्लिश पढ़ाई है, मेघना मैम ने रीजनिंग पढ़ाई है। इस कोर्स से आपको जरूर जुड़ना है भाई। ठीक है, तो इसके अलावा आप हमारी ये गाइड बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। इस गाइड बुक में आपको हर चीज मिलेगी, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ठीक है, किस तरीके से आप किस अप्रोच से कवर करेंगे, तो ये सारी चीजें भी आपको इसमें मिल जाएंगी। ये भी आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बार हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करनी चाहिए। ठीक है, जहां पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिल जाएगा, आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं अभी लाइव। ठीक है, आप देखेंगे जैसे ही आप गूगल पे सिंपली टाइप करेंगे editapp.co.in, तो आपको ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं जाकर के बच्चे एग्जाम्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको सीसेट दिखेगा। ठीक है, तो सीसेट के बारे में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, हर टाइप का, कब आपका पेपर होगा 25 एग्जाम का आगे भी। ठीक है, तो ये पूरे की पूरी चीजें आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, सीसेट से रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कैसे उनको कवर करना है,
तो ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी यहाँ से, कितना मतलब हर एक इंफॉर्मेशन होगी। और इसके अलावा अपडेटेड बिल्कुल, क्या प्रीवियस ईयर एनालिसिस कहता है, 2024 में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए, यहाँ पे आपको पेपर मिल जाता है, ठीक है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल रही हैं लेटेस्ट। तो यहाँ विजिट जरूर करें। कौन से वीक एरिया जहां फोकस करना है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, ये वो सब चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं हमारे इस पे भाई, ठीक है, हमारे पेज पे जा करके, तो हमारी वेबसाइट पे जाके तो ये जरूर चेक करें। फिर कोर्सेज में जाके आप सीसेट के कोर्स पे जाओगे, तो सीसेट के कोर्स में फिर आपको यहाँ पे ये दिखेगा हमारा कोर्स, ये मास्टर कोर्स है जिसपे आपको अभी 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। इतना यूज करोगे तो आप इसका बेनिफिट उठा पाओगे, डेमो क्लास वगैरह भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप हमारा फ्री मटेरियल, जैसे यहाँ ब्लॉग्स पे आप जाते हो तो ब्लॉग्स में आप जा करके हमारा फ्री मटेरियल भी पढ़ सकते हो। यहाँ कैटेगरी चूज करोगे तो आपको यूपीएससी सीसेट दिखेगा, और ये जो ब्लॉग्स हैं ये आप पढ़ सकते हो, इनसे भी आपको आपकी हेल्प मिलेगी। और दूसरे एग्जाम की इंफॉर्मेशन, जो प्रोफाइल स्ट्रेटेजी, ये सब भी आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। तो बहुत शानदार सा ये पेज है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारी वेबसाइट पे जा करके, तो इसे भी आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 2 का वेट करिएगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द हम आपके लिए पार्ट 2 भी इसका लेकर के आएंगे, ठीक है। रीजनिंग और इंग्लिश का भी सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया उसका आंसर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।